राष्ट्रीय जनता दल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं प्रवक्ता उत्तर प्रदेश लोलारक उपाध्याय से उनके व्यक्तिगत जीवन एवं राजनीतिक जीवन पर बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूँ सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हर हफ्ते हम एक नई शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, तो इस हफ्ते राजनीतिक शख्सियत लोलारक उपाध्याय जी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रांतीय महासचिव लोलारक उपाध्याय, जो कि प्रवक्ता भी हैं, तो हम इनसे राजनीतिक बातें करेंगे, कुछ इनके व्यक्तिगत जीवन पर भी बात करेंगे। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, हम जानना चाहते हैं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आए। हम जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से हम लोग राजनीति में आए। उस समय छात्र युवा संघर्ष वाहिनी थी, फिर युवा जनता था, युवा जनता के बाद जनता दल, जनता पार्टी, जनता दल, फिर राष्ट्रीय जनता जेडीयू में माननीय शरद यादव के साथ रहा। और माननीय शरद यादव जब जनता दल यू से अलग हुए तो राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया उन्होंने। फिर मैं राष्ट्रीय जनता दल में चला आया और आने के कुछ ही दिनों बाद प्रदेश के अध्यक्ष जी ने और अपने मंत्रियों से राय लेकर मुझे महासचिव और प्रवक्ता का पद दिया। तो आप मूलतः कहाँ के रहने वाले? मैं बनारस का मूल निवासी, पुराना बनारस, नया भदोही। शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ तक? हमारी शिक्षा AA में LLB BJ PhD है। जी हाँ। तो बचपन में आपका क्या शौक रहा, राजनीति में रहा या क्या रहा? देखिए, ऐसा है कि बचपन की तो स्थिति यह थी कि बचपन में जब मैं जानकार हुआ तो देश की स्थिति ठीक नहीं थी। देश की स्थिति ठीक नहीं, जयप्रकाश जी ने एक नारा दिया और उस नारे के तहत हमने माननीय जयप्रकाश जी के विचारों को, सिद्धांतों को माना और उनके सिद्धांतों को लेके चला। क्या सिद्धांत हैं, क्या विचार? जैसे उनके विचार ये रहे कि जिस व्यक्ति को मैं ससम्मान, चाहे प्रधान पद हो, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, यदि वो हमारे हित यानी जनता के हित का कार्य नहीं कर रहा है तो उसको बुलाने का जो है हमको अधिकार दिया जाए। लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं देश में? ऐसा है, सारे विपक्ष के लोग एक हो रहे हैं और उस विपक्ष में माननीय लालू प्रसाद जी की भूमिका अहम है। हम लोग गठबंधन के तहत संगठन का जो दायित्व है, उस दायित्व के तले हम लोग गठबंधन में रहेंगे और हमारे जो गठबंधन का नाम दिया गया है वो इंडिया। जी हाँ, इंडिया के गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल भी है। जी हाँ, जी हाँ, चुनाव लड़ेगा। और प्रधानमंत्री का चेहरा आखिर कौन हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए तो आप कहना चाहेंगे तो मेरा ये एक दायित्व है, वो ये है कि जो विभिन्न पार्टियों में जितने संगठन के लोग जीतेंगे, उस संगठन में जो सबसे बड़े दल का होगा वही प्रधानमंत्री होगा, अब चाहे जो हो। हाँ, घोषित चुनाव भी बड़ा पेचीदा दिखाई दे रहा है। एक तरफ NDA, दूसरी तरफ सपा, क्या माहौल है? ऐसा है, सपा नहीं है इस बार, सपा नहीं लड़ रहा है चुनाव, ये पूरा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, इंडिया। जी हाँ, सबने समर्थन दिया है उसमें। ये सपा की जीत आप मानते हो? भाई देखिए, मैं संगठन की जीत मानता हूँ। जी हाँ, जो इंडिया संगठन बन रहा है मैं उसकी जीत मानता हूँ। जीत पक्की है? जहाँ देखिए, अभी कैसे कह दें, लेकिन हम लोग जो है वाकई में, देखिए, मैं इंडिया गठबंधन के तहत वो चुनाव हो रहा है और मुझे स्वागत है कि हमारा ये जो मिलाकर के गठबंधन है, ये गठबंधन चुनाव जीतेगा, हमें जहाँ तक आशा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप इतने वर्षों से हैं और आप देखे आए हैं
राजनीति में लोग आते हैं, युवा चेहरे भी आते हैं, क्या माहौल है राजनीति में? आखिर इतनी गंदी राजनीति और वोट बैंक के कारण जो है जातिवाद की राजनीति करते लोग नज़र आते हैं। विभिन्न पार्टियों की हम बात कर लें, किसी एक पार्टी की नहीं। अब आप उस पर कहना चाह रहे हैं तो ऐसा है कि हमारे देश में जो आजकल नई जो राजनीति हो गई है वो ये है, जो जितना झूठ बोलेगा उतना बड़ा राज करेगा, ऐसा जो अभी तक वर्तमान में माहौल पैदा किया गया। अब अभी चर्चा है गुजरात में भी कि इनकी सरकार गुजरात में 36 साल थी, तो इन्होंने क्या किया, जबकि गुजरात बहुत पहले से सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े नेताओं ने वो जो है गुजरात को गुजरात बना दिया था। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी या श्री शाह जी का कोई सहयोग नहीं है। जा आप क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या बेरोजगारी की स्थिति बरकरार रहेगी या कुछ चमत्कार होने वाला है एनडीए सरकार में? एनडीए की जो सरकार है इसमें बेरोज़गारों की तो लाइन लगी हुई है, इसमें कहीं दो राय नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं माननीय योगी जी कि उत्तर प्रदेश में मैं हर 2 महीने पर 2 लाख सर्विस दे रहा हूं, और हमें जहां तक अंदाज़ है कि मैं ढूंढ रहा हूं लोगों को, लोग मिल नहीं रहे हैं बताने वाले कि हाँ हमने सरकारी सर्विस पाई। और सर्विस में जो वर्तमान में देखिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। और कौन सा मुद्दा मैं बोलने जा रहा हूँ इस पर आप देखिए, जैसे ठेके पर सर्विस दी जा रही है, ठेके पर सर्विस दी जा रही है, तो जो ठेकेदार है वो 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया लेकर के लोगों को नियुक्ति दे रहा है, और नतीजा यह है कि 2-2 लाख लेकर 4-4 लाख लेकर के लड़कों को सर्विस दे रहा है। वो उसी में से सरकार से वो पूरा पैसा ले रहे हैं, लेकिन उसी में से ये क्या कर रहे हैं कि 12,000 न दे करके 6,000 दे रहे हैं, 3-3 महीने पर दे रहे हैं, 2-2 महीने पर दे रहे हैं। स्थिति ये हो रही है कि लड़का ज़्यादा विरोध कर रहा है तो उसको निकाल के बाहर कर दे रहे हैं। इनकी यही एक मानसिकता अच्छी नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता को आप किस नज़रिए से देखते हैं? एनडीए की सफलता है या देश की? देखिए ऐसा है, चंद्रयान जो हमारा सफल हुआ ये हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिकों की देन है, इसरो की देन है। हमें गर्व है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां चंद्रयान सफल है और इसरो ने काम कर दिया, इसरो के वैज्ञानिकों ने काम कर दिया, देश के लिए किया। नई जो है गतिविधियों को कैद करके भेजा जा रहा है, जैसे एलियन की बात की जा रही है, तो कहीं बर्फ़ का पहाड़ है, तो कहीं क्या रोज़ नई चीज़ें। ऐसा है, अब चंद्रयान वहाँ पहुँच गया है। अब चंद्रयान क्या क्या दे रहा है वो तो वैज्ञानिकों को दे रहा है ना कि किसी पार्टी को दे रहा है। अब वो चंद्रयान जब वैज्ञानिकों को दे रहा है तो वैज्ञानिक ही उस चीज़ को प्रसारित कर रहे हैं ना कि कोई और व्यक्ति कर रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ, भाषण दिए थे वैज्ञानिकों को और देश के नाम संदेश दिया था, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए प्रधानमंत्री जी गए थे, वैज्ञानिकों को बधाई दिया है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बड़ा अच्छा कार्य कर दिखाया, तो वो इसरो की ही देन है ना। इसरो तो माननीय पंडित नेहरू जी ने ही उसको बनाया था। हमारे देश में इसरो की जो स्थापना हुई थी तो माननीय जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी के ही उस समय रिजिम में हुई थी। अब वैज्ञानिक धीरे धीरे बहुत कुछ सफलता, पहले भी वैज्ञानिकों ने सफलता ली थी, आज भी ली है। अब जो है लोकसभा चुनाव, एनडीए या इंडिया, कौन इस बार टक्कर में? देखिए संगठन तो 2 ही जब रहेंगे तो 2 ही का चुनाव होगा, 2 में से किसी। दावेदारी किसकी? क्या चीज़ का? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री की दावेदारी मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो बड़े दल का, सबसे बड़े दल का चुनाव जीतेगा, बड़ा दल जीतेगा और बड़े दल के लोग मिल करके उसको नेता बनाएंगे, उसी को हम लोग नेता मानेंगे। देश में जो मुद्दा चल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, इन सब मुद्दों का क्या हुआ? काला धन तो माननीय प्रधानमंत्री जी की समझ में नहीं आ रहा है कि काला धन कहाँ गया। काला धन जैसे मान लीजिए कोरोना काल में
कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने चपरासी से लेकर अधिकारी तक, बड़े बड़े नेताओं से लेकर के और ऊपर तक के लोगों का पैसा लिया। अब वो पैसा कहाँ गया, किसके खाते में गया, कैसे गया, ये नहीं पता चल रहा है। उस पर तो कोई बात बनी नहीं। अब रहा सवाल आपका कि वो जो है काला धन आया भी तो कहाँ गया, ये भी नहीं पता चल रहा है। अब इनको एक ही तकलीफ़ है। क्या कोई विदेश लेके भाग गया क्या? देखिए, विदेश मैं ये नहीं चर्चा करूँगा। विदेश में तो तमाम लोग गए, अच्छे अच्छे लोग गए हैं। जो दलों के नेता रहे वो गए, जो लोगों के सिफारिश करते थे वो लोग गए। 3 गए ही, माल्या गए और ये क्या नाम है उसका, वो 2 लोग और गए। 3 लोग गए हैं, तीनों ने अपना घर बसा लिया है और तीनों का घर बड़ा मजबूती से हो गया है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि हमारे देश के बड़े नेताओं को भी वो आगाज कर चुके हैं, लाइन में ले लिए हैं कि मैं आप लोगों के लिए भी तैयार किया हूँ। आप लोग यदि हटेंगे वहाँ से तो तत्काल वहाँ से रफू चक्कर हो जाइएगा भारत से, हम आपको यहाँ बसा लेंगे। अरे लोग अब तो मंगल के अलावा चंद्रमा पर भी बसने की तैयारी कर रहे हैं। अरे चंद्रमा पर भगवान करे चंद्रमा पर बस जाएं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ ना बसें, लेकिन हमारे जब ये लोग ऐसे भाग भाग करके चले जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा। अब जैसे देखिए, उदाहरण दीजिए, 60 साल लोग सर्विस कर रहे हैं, 60 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हो जा रहे हैं, उनको जो है मिला जुला करके एक ही बार में पैसा दे दिया जा रहा है, चले जा रहे हैं। हमारे नेता स्वयं लोकसभा का भी ले रहे हैं, राज्यसभा का भी ले रहे हैं, मास्टर हैं तो उसका भी ले रहे हैं, 4-4 पेंशन ले रहे हैं। सरकार को चाहिए कि बांड लगाए और किसी कोई एक जो है वो उनको जो है वो क्या कहते हैं, तनख्वाह दे। हाँ। चलते चलते आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में जो जातिगत समीकरण है उसे लेकर लोग जो है तरह तरह से लगे हुए रहते हैं, चाहे जो पार्टियां हों। आपकी पार्टी किस तरीके से काम करती है? ऐसा है, जातिगत सवाल नहीं है ये एकदम जो हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है, ये जातिगत सवाल नहीं है। हमारे प्रदेश को बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे बरगलाएंगे तो हमको वोट आ जाएगा, यदि इस तरह से बरगलाएंगे तो हमको वोट आ जाएगा। लेकिन हमारे देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस समय सब कुछ समझ गई है, ऐसे लोगों को पटकनी देगी। और हमें आशा है, विश्वास है, स्नेह है, जनता के प्रति प्यार है कि हमारी जनता सूझबूझ से 24 में चुनाव करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे लोलारक उपाध्याय जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रांतीय महासचिव उत्तर प्रदेश में और प्रवक्ता, जो कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, तो उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं और इनका राजनीति में काफ़ी अनुभव है, काफ़ी वर्षों से। और जैसा कि इनका कहना है कि देश का जो माहौल है, यहाँ पर जातिगत समीकरण के आधार पर लड़ाई लड़ी जाती है। सभी पार्टियाँ केवल वोट बैंक की राजनीति करती नज़र आती हैं, लेकिन उनके हक अधिकार की बात कोई नहीं करता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो कि अब उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से स्थापित हो रही है और आने वाले समय में वो जनता के बीच हर एक स्थान पर नज़र आएगी, चाहे वो गांव हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।